क्या लिखा है आगे? क्लासिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन 3 मेन पिलर्स। मैंने आपको नाम अभी अभी बताया, ब्यूरोक्रेसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है, ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वीबर। ब्यूरोक्रेसी नाम से ही अगर आपको मैं बताऊं, अच्छा ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है, लिटरल मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर डूइंग समथिंग दैट पीपल ऑफन थिंक इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑफिशियल रूल्स बन जाते हैं कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, जो कि बहुत चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट और बांध के दे देता है। ऑफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा जब आ जाती हैं, ऑफिशियल रूल्स बांध देते हैं, जब जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उन रूल्स की वजह से, वो ब्यूरोक्रेसी है। अब ये ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट से कैसे रिलेट कर रहा है समझेंगे, देखो ध्यान से समझना। फीचर्स पढ़ते हैं पहले। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क हमने पहले भी पढ़ रखा है, क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क? टास्क का डिवाइड कर देना इनटू स्पेशलाइज्ड जॉब्स। कि भैया एक टास्क है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 5 टास्क में, अलग अलग छोटे छोटे टास्क, वो 5 टास्क अलग अलग बंदे को दे दिए कि हाँ तू कंप्यूटर अच्छा चलाता है ये वाला काम कर, अच्छा तू रिटन वर्क अच्छा करता है ये वाला काम कर, अच्छा तू बोलता अच्छा है तू ये वाला काम कर। सबको अपनी स्पेशलाइज के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड टास्क मैंने पहुंचा दी, स्पेशलाइज्ड जॉब्स मैंने दे दी। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये मैंने पहले अभी भी बताया, ऑफिशियल रूल्स जब रिगरस हो जाते हैं, क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने, रिगरस रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न दी वर्क बिहेवियर, राइट्स एंड ड्यूटीज, ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। ये बात सिर्फ नेगेटिव में मत लेके जाओ इसको, ब्यूरोक्रेसी को पहले पॉजिटिव्स में लेके जाओ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे ऑब्वियसली डिसिप्लिन और कंट्रोल आता है, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। रूल्स से ही डिसिप्लिन और कंट्रोल आता है, राइट? तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आप ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हुए सिर्फ नेगेटिव्स नहीं बता रहे हो, आप पहले उसके फीचर्स बता रहे हो तो अच्छी चीज़ें बताओ। ठीक है, रिगरस रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। उसके बाद क्या है देखो, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। ये मैंने अभी बताया, ऑफिशियल चीज़ें देखो यहाँ पे एक क्लियरली डिफाइंड होती है कि हाँ ये वाला बंदा इससे ऑर्डर ले रहा है, ये वाला बंदा इससे ऑर्डर ले रहा है, ये वाला बंदा इससे ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, सबको पता है कि ये लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड अगर आपको याद हो, इससे क्या है, क्रिएटेड बाय डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू गिव कमांड। ठीक है, एक तरह से क्या है ये, चेन ऑफ कमांड। अगर आपको याद हो स्केलर चेन से आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन अगेन स्केलर चेन मत ले आना इसमें। अब मैं मिटा ही देता हूँ, आप उसको ले आओगे। स्केलर चेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, वो एक प्रिंसिपल था जो टेलर ने दिया था, नहीं फ्रॉल ने दिया था। ये अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे बस नॉर्मल हायरार्की होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी बात हो रही है। उसके बाद है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। अब देखो टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस मैंने आपको मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी पढ़ाते हुए बताया था। कॉम्पिटेंसी का मतलब कि कोई आप पर्टिकुलर स्किल्स और उसकी क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग ये सब उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते हैं। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस बेसिकली ऐसी ट्रेनिंग कि जो उसको जॉब करनी है उसके हिसाब से उसको अगर ट्रेनिंग दे रखी है तो ट्रेनिंग दी टू प्रोवाइड नॉलेज। ठीक है, उसके बाद देखो रिकॉर्ड कीपिंग। आपका हर डिसीजन एक्शन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, एटलीस्ट एक रिकॉर्ड कीपर होना चाहिए जो बता रहा है कि हाँ आज के दिन ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन में ये चल रहा है ये चल रहा है, वो सब लिखे, एक तरह का उसका रिकॉर्ड रहेगा, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसको यूज़ कर सकते हो कि हाँ इन 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 दिनों में प्रॉफिट लॉस कि मेरा मान लो मैंने बोला कि अच्छा जनवरी में कम आया था प्रॉफिट मेरा, मेरे को बाद में पता चला कि अच्छा मेरे को पता चल रहा है कि जनवरी में प्रॉफिट कम आया है। मैं बोलूँगा अच्छा जनवरी में क्या क्या हुआ था, रिकॉर्ड कीपर वो लाएगा, फिर मैं देखूंगा अच्छा ये करने से प्रॉफिट कम हुआ, फिर मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा। रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। ठीक है, एवरी डिसीजन एंड एक्शन इज रिकॉर्डेड एज मेमोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर है इम्पर्सनल रिलेशन, बहुत ज़रूरी है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में। ब्यूरोक्रेसी अगर लानी है तो जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो ऑब्वियसली बहुत इम्पर्सनल होते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला ऑफिशियल सा काम है ना, समझ लो कि ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं है, कैजुअल नहीं है कि चल और भाई क्या हाल है, नहीं, थोड़े रिजिड और थोड़े फॉर्मल, और भाईचारा कम और एक्चुअल काम से काम रखना, काम की बातें करना, वो है। तो यानी कि इम्पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सनल समझ रहे हो ना, और इम्पर्सनल मतलब पर्सनल ना होना, तो इम्पर्सनल एंड फॉर्मल रिलेशंस हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अगर है उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें हायरार्की है, उसमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग है, और उसमें इम्पर्सनल रिलेशंस है। ठीक है, उसके बाद देखो मैक्स वीबर ने क्या बोला कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। अथॉरिटी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी,
ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे वो अथॉरिटी जो आपको किसी के एक आप किसी चीज़ को बिलोंग करते हो कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास के हो, या आपकी एक पोजीशन जो रहती है। एग्जांपल जैसे इन्होंने देखा मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, उसको जो एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, मान लो बेटा है उसको, मान लो किंग का वो मिल गया पोस्ट पोजीशन, तो वो क्या है, उसको जो अथॉरिटी मिली है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है कि मेरे को तो अपनी पोजीशन से पहले ही सक्सेसिवली वो मिली है मुझे। तो यानी कि व्हेन अ पर्सन एक्वायर दैट अथॉरिटी बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ऑक्यूपाइज अ पोजीशन लाइक मेंबर ऑफ अ रॉयल फैमिली, उसको बोलते हैं आप ट्रेडिशनल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी जो है वो आप नॉर्मली जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में बात करते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, उस हायरार्की के उसमें उसको अगर कोई पोजीशन मिल रही है, कोई रैंक मिल रही है, वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है। मतलब अ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की की उसको पोजीशन मिली है, लीगल पोजीशन इसलिए है कि मान लो जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है सीईओ का, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी। तो ये मान लो कंपनी के ऊपर कोई केस है, तो कौन जिम्मेवार है, कौन उसके लिए बोलेगा, उसका सीईओ वहाँ खड़ा होगा, राइट। तो लीगल इसलिए है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हायरार्की में किसी पोजीशन पे है कोई भी इंसान, वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है उसकी। एक आती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, जो कि आपको मैं बताऊं, महात्मा गांधी, वो कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं थी उनके पास, कोई ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में थोड़ी उनके पास अथॉरिटी थी, लेकिन फिर भी अथॉरिटी थी। तो वो अथॉरिटी इसलिए थी क्योंकि लोगों ने ही उन्हें अपना कुछ बना रखा था, है ना। तो बेसिकली लोग जब किसी की पर्सनालिटी से उसे कोई स्पेशल पावर देते हैं, या वो पोजीशन वो अपने आप एक होल्ड करता है इंसान, वो बोलते हैं उसको कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। यानी पीपल ओबे अ पर्सन ड्यू टू देयर बिलीफ दैट द पर्सन हैज़ सम स्पेशल पावर और अपील। मतलब बेसिकली ये उसकी पर्सनालिटी अगर इतनी अपीलिंग है, या कई बार डोमिनेटिंग हो सकती है उस वजह से, या जिस भी वजह से उसका कैरिज्मा ही उसका कारण है जिसकी वजह से उसको अथॉरिटी मिली हुई है, देन इट इज़ अ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हो गई। आगे देखो वीबर ने क्या बोला है उसकी सुनो, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। वीबर ने क्या बोला है, वीबर कंसीडर्स रैशनल लीगल अथॉरिटी एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी ये वाली है, ठीक है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्यों है बेसिकली सबसे ज़रूरी है, रीज़न बता रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वाली है वो कॉम्पिटेंस को ओवरलुक करती है, क्योंकि वो तो सीधा उसे मिल गई। कोई भी राजा है उसकी कॉम्पिटेंसी थोड़ी देखी, तो बस उसको वो राजा का बेटा था इसलिए राजा बन गया भाई वो। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल में जो है कॉम्पिटेंसी को इग्नोर किया इसलिए काम की नहीं है। और जो कैरिज्मेटिक है वो काफ़ी इमोशनल और इर्रेशनल अप्रोच है। इमोशनल इन द सेंस यही, जैसे मैंने बताया कि कोई भी लोग किसी को भी अपना वो मान लेते हैं कि हाँ यार ये बंदा बहुत सही है, ये इसके पास पावर रखते हैं, तो वो इर्रेशनल है। क्योंकि लोग आजकल, आपको पता है जैसे एक इंसान है जिसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई पर्सनालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, कोई सोच उसकी कुछ बहुत ऊंची नहीं है, कोई ज़्यादा वोक भी नहीं है वो, फिर भी क्योंकि उसको लोग मान के रखते हैं भाई बहुत, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही बहुत किसी को भी लोग मान लेते हैं, वो अलग चीज़ आ जाती है वहाँ पे कि मान लो यार इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उस हिसाब से फिर अथॉरिटी आती है। तो वो इमोशनल और इरेशनल अप्रोच है काफ़ी। तो ये होती है कैरिज्मेटिक का एक लिमिटेशन। तो क्योंकि ये जो दोनों हैं ये अपने लिमिटेशंस हैं इनकी, इस वजह से ये वाली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वीबर ये बोलता है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, वीबर ने बोला, ठीक है। आगे देखो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ लो इसके। देखो क्या है एडवांटेज, अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है रूल्स अच्छे खासे फॉलो करने वाली, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, बहुत सीधी सी बात है। अभी मैंने बताया स्पेशलाइजेशन, क्यों, मैंने क्या बताया था ऊपर, पहला फीचर क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, और ये आपको याद होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। फिर है स्ट्रक्चर, मैंने आपको क्या बताया था फीचर में, हायरार्की होती है, अच्छा लिख ही रखा है, रुको, ऊपर फीचर में क्या बताया था मैंने, हायरार्की होती है, तो हायरार्की होती है तो स्ट्रक्चर अच्छा खासा बन गया ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर हायरार्की है। फिर है रैशनैलिटी, देखो रैशनैलिटी तो होगा ही, क्योंकि अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं और कॉम्पिटेंस हैं सारे उसमें लोगों के पास, तो रैशनल अच्छी खासी डिसीजन मेकिंग होएगी, ठीक है, बेटर डिसीजंस आर मेड। प्रिडिक्टिबिलिटी, अब यहाँ पे ये देखो कि प्रिडिक्टिबिलिटी का यहाँ पे मतलब रखो स्टेबिलिटी से, इसको लिमिटेशन में मत डालो। प्रिडिक्टिबिलिटी इन द सेंस बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सब वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, है ना, पूरा स्ट्रक्चर अच्छा सा है, स्पेशलाइजेशन है, ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेंस अच्छी खासी है, तो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन रहती है। उसके बाद डेमोक्रेसी, अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे हैं, है ना, कोई प्रिविलेज ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे उसने बताया कि कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं है,
कोई कैरिज्मेटिक वो नहीं है, प्रिविलेज वाली कोई ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम चलेगा। तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। 5 लिमिटेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको जैसे मैंने शुरू में बताया, जब बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो हो रहे हैं, रिजिड सा हो गया काम, पहला पॉइंट ही ये है, रिजिडिटी। क्योंकि इतने रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इतने स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं कि अब वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो गया है, रेजिस्टेंस आ गई है। कोई भी चेंज करना ही नहीं चाहता, बोलते हैं नहीं यार जो रूल बना हुआ है उसी के हिसाब से चलो, हटके नहीं सोच रहे, हटके नहीं सोच रहे, ठीक है। डिस्करेजिंग इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, वही चीज़, हटके नहीं सोच रहे तो इनिशिएटिव क्रिएटिविटी भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पर्सनैलिटी, मैंने अभी आपको बताया, इनफॉर्मल जो है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि थोड़ा यारी दोस्ती हो, थोड़े मिल के सब ऐसे एक वो रहता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनती है जब थोड़े एक दो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं जब कलीग्स, तब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो टीम में अगर जब काम करेंगे तो दे विल बी बेटर इन टीम वर्क, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फ्रेंड्स और मे बी दे आर ऑलरेडी इन गुड टर्म्स विद ईच अदर। सब कट टू कट बात करेंगे और सब बहुत इनफॉर्मल रहेंगे, सॉरी फॉर्मल रहेंगे, और बहुत ही इम्पर्सनल रहेंगे। तो एक नुकसान है उस चीज़ का। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है मैकेनिकल वे है ये, है ना, यानी इंडिविजुअल इमोशंस वगैरह को कंसिडर नहीं करा जाता, बहुत ही इनफॉर्मल जो है वो नहीं है, इम्पर्सनल है, फॉर्मल है यहाँ पे, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर एक कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, इतना पूरा मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया एक, उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जा सकते। इसको आप बोलते हो वाटर टाइट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि भैया ये बक्से में बंद है, ये तू काम कर, ये बक्से में बंद है, तू ये काम कर। बहुत ही वाटर टाइट कंटेनर्स बना दिए, ऊपर कोई मिक्स नहीं हो पा रहा। वो समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कंपार्टमेंट्स ऐसे बना दिए कि जॉब्स आपस में रिलेट नहीं कर पा रही, बहुत ही वाटर टाइट कैटेगरीज हैं। तो कॉपरेशन भी नहीं है, क्योंकि अगेन किसी का किसी से बात ही नहीं है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, क्या ही कॉपरेशन होगी। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, वही सेम चीज़। तो ये नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को। आगे देखो पेपर वर्क, अगेन मैंने पहले बताया, थोड़ा इसको ना गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट वाले काम जो होते हैं उनसे जोड़ा करो ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि वहाँ पे होता है ये बिल्कुल रूल्स फॉलो करना, कट टू कट बात होना, लोगों में ज़्यादा बातचीत ना होना, है ना, कोई फ्रेंडशिप्स वगैरह, वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होना। पेपर वर्क गवर्नमेंट के काम में आपको बताइए पेपर वर्क जैसे होता है, वैसे ही ये ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रिटर्न में वो पेपर वर्क में काम हो रहा होता है, पूरा साइन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो ब्यूरोक्रेसी उस लाइन पे चलती है। तो अगेन पेपर वर्क है, इसका मतलब टाइम, स्टेशनरी, स्पेस, इन सब का वेस्टेज हो रहा है, पेपर का भी वेस्टेज हो रहा है ना, एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक, जो भी। उसके बाद देखो एम्पायर बिल्डिंग, ये मैंने पहले भी शायद पिछले चैप्टर में बताया था। एम्पायर बिल्डिंग का मतलब ये है जब लोग अपने फ़ायदे के लिए अपना देखते हैं कि हाँ मेरे को अपनी पड़ी है, और किसी का नहीं देखते, और खुद ही को सोचते हैं कि मैं ही अपना एम्पायर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी सब सुनेंगे। अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में कोई पोजीशन अपने उसको यूज़ करना, यूज़ भी नहीं मिस यूज़ अगर बोले, वो एम्पायर बिल्डिंग होता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन इसने लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है, एवरी सुपीरियर ट्राइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एज इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ मोर पावर एंड प्रेस्टीज। हर सुपीरियर ना, यूजुअली क्या होना चाहिए, सुपीरियर थोड़े बहुत बंदे रखे अपने अंडर जिसको वो काम करा रहा है, ताकि सबको अच्छे से कराए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, सब चाहते हैं कि मेरे में ज़्यादा पावर और प्रेस्टीज दिखे, इसलिए मेरे अंडर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा कि हाँ, जैसे जैसे कोई भी तुम सोशल मीडिया ही ले लो, जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे ना, उसको लोग ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। तो इसका यही मतलब है कि सुपीरियर, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि सुपीरियर यही सोचता है कि मेरे अंडर जितने ज़्यादा लोग होंगे, मेरे जितने ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स होंगे, उतनी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ इसके अंडर तो 100 लोग काम करते हैं, ये बहुत पावरफुल है। तो इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सबॉर्डिनेट्स भर लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स का सीधा मतलब ये है कि आप अच्छे से काम नहीं करा रहे हो, इतने सब लोगों को थोड़ी एक बंदा संभाल सकता है, ठीक है। अगला देखो रेड टेप। रेड टेपिज्म ये होता है यार कि कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटीज़ करना, है ना, जैसे पेपर वर्क हो गया, और बस फॉर्मेलिटीज़ में ही, जैसे गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेलिटीज़ में ही घूमते रह जाते हैं, एक्चुअल काम कभी नहीं होता। तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही होता है कि जब रेड टेपिज्म आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली डिले होएगा काम, फ्रस्ट्रेशन होगी। और एक टर्म मैंने पिछले उसमें बताया था, क्या था वो टर्म, बक पासिंग। पासा जो है, एक को एक ऐसे आगे पलड़ा, वो आगे पास कर देता है कि कोई बोले तेरी गलती थी,
मेरी नहीं, इसने किया था, वो बोलेगा इस मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि इसने बोला था, वो बोलेगा मैंने तो इसलिए क्योंकि उसने बोला। सब एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं, ठीक है। ये रेड टेपिज्म है जो कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत कॉमन है, तो जो कि अगेन एक लिमिटेशन है। तो ब्यूरोक्रेसी के लिमिटेशंस ये सारे हो गए। तो बेसिकली मैं अगर एक वो आपको वो बताऊं, ब्यूरोक्रेसी इतनी थी, ठीक है। मैंने सारी ऐसी जानबूझ के सारे को एक पेज में डाला है ताकि इजी रहे, है ना। जब आप समझ रहे हो एक पेज पे एक टॉपिक होता है तो आपको रहता है यार चल बस ये पेज है पूरा एक टॉपिक का, साइकोलॉजिकली इट विल हेल्प। तो इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ऐसे तरीके से इसको बनाया है ताकि एक पेज पे सारे टॉपिक्स जो हैं एक एक पेज पे रहें, ताकि उसको पढ़ना और रिमेंबर करना ईजी रहे, ठीक है। तो ये था आपका ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वीबर।